Hello everyone, I am Dimple Tiwari. Welcome you all in Vedantu Commerce channel and I am your economics master teacher. आज की वीडियो में हम कवर करेंगे रिटर्न्स टू फैक्टर और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, यानी कि अभी हम जो कर रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें से हम शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, ये तीनों चीज़ें हम देख चुके हैं। और आज की वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो देखेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या होता है। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसीलिए आपको ये समझना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या है, स्पेशली ये सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो ये कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन जो है वो शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है आपका, लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट नहीं है ये। तो यहाँ पर आप जो भी चीज़ समझेंगे, यानी जो हमारे फैक्टर्स होते हैं उन चारों फैक्टर्स में से सिर्फ एक फैक्टर ही वेरी करेगा। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेरी। कवर करेंगे आज के सेशन में वो हम सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, और थोड़ा सा हम दोबारा से समझेंगे शॉर्ट रन, लॉन्ग रन के कॉन्सेप्ट को। फिर हम देखने वाले हैं रिटर्न्स टू फैक्टर। क्या देखेंगे हम? फिर रिटर्न्स टू फैक्टर देखेंगे। फिर देखेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या है। देन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उसका डायग्राम से भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के जो फेजेस हैं उनकी बात करेंगे। अब यहाँ पर जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है, यानी कि LVP शॉर्ट में इसे हम लिखते हैं, इस LVP में या तो आपके 3 मार्क्स क्वेश्चन या फिर आपके 6 मार्क क्वेश्चन, किसी में भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो जब 6 मार्क्स आएगा तो उस टाइम पर आपको लॉ ऑफ वेरिएबल क्या होता है ये बताना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू एक एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डायग्राम के थ्रू इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, उस डायग्राम को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। और उसके जो 3 फेजेस हैं ये आपको पूछे जा सकते हैं, 1 वर्ड में भी, आपके 3 मार्क्स में भी, और आप जब लॉन्ग आंसर लिखेंगे तभी आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। तो आप ये समझिए कि आज आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक रेडी हो जाएगा अगर आप आज की क्लास को प्रॉपरली समझ लेते हैं तो क्विकली हम देखते हैं व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? ये एक रिलेशन है क्वांटिटी ऑफ इनपुट यूज टू मेक अ गुड एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑफ दैट गुड इज नोन एज द प्रोडक्शन फंक्शन। यानी कोई भी जब आप प्रोडक्शन करते हो, उस प्रोडक्शन के लिए आप जो भी क्वांटिटी को यूज करते हो, यानी जो भी इनपुट्स उसमें लगाते हो, तो जैसे लैंड और आपने कैपिटल को यूटिलाइज किया है फॉर द मेकिंग प्रोडक्शन, सो दीज आर योर इनपुट्स, और इन इनपुट्स की हेल्प से आपने क्या किया? आउटपुट जनरेट किया। सो दैट इज योर प्रोडक्शन फंक्शन। आप डेफिनेशन से समझिए ये कैसा, ये रिलेशन है क्वांटिटी ऑफ इनपुट जिसको हम यूज करते हैं आपके गुड्स बनाने के लिए, एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जिसकी जब आप प्रोडक्शन कर लेते हो तो जो आउटपुट में जनरेट होता है इसकी जितनी क्वांटिटी, इसी को हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। यानी इनपुट आपने कितने लिए हैं, उसकी कितनी क्वांटिटी ली है, उसको यूज करने के बाद में आपने जो गुड्स बनाया है उसकी कितनी क्वांटिटी जनरेट करी है, आउटपुट कितना जनरेट हुआ है, ये है प्रोडक्शन फंक्शन। देन production function is an expression of functional relation between physical input and output of a good। ये कैसा रिलेशन है? एक फंक्शनल रिलेशन है जिसमें हम फिजिकल इनपुट और आउटपुट ऑफ अ गुड की बात करते हैं। यानी गुड्स क्या, जैसे कैपिटल और आपने लेबर को यूज किया, ये आपके इनपुट्स हुए, तो ये भी फिजिकल इनपुट्स हैं आपके, और इसकी हेल्प से आप जो भी गुड का प्रोडक्शन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने लेबर और कैपिटल की हेल्प से आपने चेयर का प्रोडक्शन किया है, तो चेयर आपका आउटपुट है, ठीक है। तो ये एक फंक्शनल रिलेशन को बताता है, यानी जब लैंड में और कैपिटल की नंबर ऑफ यूनिट्स आप यूज करके जो कि आपकी इनपुट्स हैं उसकी मदद से आप जो चेयर बना रहे हो, इसको हम क्या कहेंगे? आउटपुट कहेंगे, और वही प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। इसको अगर मैं एक इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकते हैं QX, मतलब आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी। आपका ये फर्स्ट क्या बताता है? ये सारे आपके इनपुट्स हैं, तो आपके इनपुट 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और उससे ज्यादा भी इनपुट्स हो सकते हैं। एफ बताता है फंक्शनल रिलेशनशिप को। अब हम यहाँ टोटल प्रोडक्शन को देख लेते हैं एक बार।
कि टोटल प्रोडक्शन क्या बताता है, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड प्रोड्यूस बाय अ फर्म, यानी एक फर्म में कितने लोग काम कर रहे हैं, उनकी मदद से कितना टोटल प्रोडक्शन किया जा रहा है, उसको हम बोलेंगे टोटल प्रोडक्शन। लेकिन वो आपका किस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पर किया जा रहा है, उन इनपुट्स उसमें क्या क्या लग रहे हैं, यानी इनपुट्स की मदद से एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पर कितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, कितना आउटपुट जनरेट हो रहा है, दैट इज टोटल प्रोडक्ट। गॉट इट। नेक्स्ट एवरेज प्रोडक्ट। अब एवरेज प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय आपका पर यूनिट वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर को आप डिवाइड कर दीजिए, यू जस्ट गेट योर एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट रेफर्स टू द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। ओके फाइन। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है कि जैसे हमारे पास में ऑलरेडी पहले से 4 लेबर काम कर रहे थे, जिसकी हेल्प से हमने 4 और चेयर्स का प्रोडक्शन किया, सॉरी हमने 8 चेयर्स का प्रोडक्शन कर लिया था। लेकिन अब क्या हुआ, एक प्रोड्यूसर ने एक और ऐड किया लेबर, यानी अब टोटल लेबर हो गए हैं 5, तो एडिशन कितने का हुआ है, 1 का एडिशन हुआ है। अब इस एडिशन के बदले कितना, ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोडक्शन में, यानी एक और बंदे के हायर करने के बाद में कितना प्रोडक्शन जनरेट हो रहा है, और उसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इट रेफर्स टू द एडिशन टू टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट में कितना एडिशन हुआ है, +2 हुआ है, यानी 2 और चेयर का प्रोडक्शन हुआ है। 1 मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड, जब एक और वेरिएबल फैक्टर को आप एम्प्लॉयड करते हो तब। ये यहाँ पर मार्जिनल में आपको याद रखना है एडिशन ऑफ टोटल आउटपुट, ठीक है। चलिए, अब प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है। जब हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो वहाँ हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन को पढ़ेंगे, और जब हम बात करते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की, वहाँ पर हम लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल की बात करते हैं। आपके एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप समझ सकते हो बेसिकली, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन आपकी अभी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है, और लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट आपका कौन सा है, रिटर्न्स टू स्केल। अब शॉर्ट रन को समझने की कोशिश करिए, वैसे ऑलरेडी ये एक्सप्लेनेशन दिया जा चुका है पिछली वीडियो में। इनपुट और फैक्टर्स आर क्लासिफाइड। शॉर्ट रन में जो भी इनपुट्स या फिर फैक्टर्स जो आते हैं, प्रोडक्शन फैक्टर्स, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो हम उसको बोलते हैं फिक्स्ड फैक्टर, एक हम बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर। क्लियर। इसके बाद में आपका इट रेफर्स टू पीरियड वेयर आउटपुट कैन, शॉर्ट रन का मतलब है जब आपके 4 लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, फॉर एग्जांपल आपके पास ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनमें से सिर्फ किसी एक को, फॉर एग्जांपल आप सिर्फ लेबर को ही चेंज कर सकते हैं, बाकी सारे फैक्टर्स आपके फिक्स्ड रहेंगे, उसको हम शॉर्ट रन बोलते हैं। जब एक प्रोड्यूसर चेंज कर सकता हो सिर्फ एक ही फैक्टर को, लेकिन उससे आउटपुट जनरेट होगा, आउटपुट भी इंक्रीज होगा। एक वेरिएबल फैक्टर है, यानी लेबर को आप जैसे जैसे हायर करते जाएंगे आउटपुट बढ़ता चला जाएगा, लेकिन आपके जो बाकी के फैक्टर्स हैं, रिमेनिंग लैंड, कैपिटल या एंटरप्रेन्योर, ये सब फिक्स्ड रहते हैं एट दैट टाइम, उसी को हम शॉर्ट रन बोलते हैं। फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे और ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। देन इफेक्ट ऑन आउटपुट, जो भी आउटपुट में चेंज आपको देखने को मिलेगा, आउटपुट जो इंक्रीज होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज होगा वेरिएबल फैक्टर के बढ़ने की वजह से, क्योंकि आप सिर्फ वेरिएबल इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स तो अनचेंज ही हैं, जो पहले थे वही अब भी रहेंगे। और द रेशियो बिटवीन डिफरेंट इनपुट्स टेंड टू चेंज। अब रेशियो जो आपके इनपुट्स क्या होगा, जैसे 1 लेबर और 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड ले रहे थे, लेकिन फिर हम क्या करेंगे, 2 लेबर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, 3 लेबर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, तो ये आपका रेशियो बदलता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि आप वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर रहे हो, इसलिए इनका रेशियो जो होगा इनपुट्स का वो बदलेगा, जैसे जैसे आउटपुट आप बढ़ाने की कोशिश करोगे तब तक। दिस इज एक्सप्लेन थ्रू लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर। अच्छा, इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, या फिर इसी को हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में आता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर या आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, दोनों ही बार में आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का ही मतलब लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल होता है, जो कि हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ते हैं। तो ये एक ही चीज है, इसको अलग मत समझिएगा। रिटर्न्स टू स्केल अलग होता है, रिटर्न्स टू फैक्टर और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन सेम चीज है। अब हम देखते हैं मेनली जो हमारा आज का टॉपिक है, रिटर्न्स टू फैक्टर। रिटर्न्स टू फैक्टर रेफर्स
to the resultant increase in the total product when only one factor is increased, keeping all other factors constant. जब भी हम रिटर्न्स टू फैक्टर की बात कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले रिटर्न्स टू फैक्टर दिमाग में ये रखना है, फैक्टर रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन है, रिटर्न्स टू फैक्टर आपका क्या है, आपका शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारा सबसे पहले शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर एक ही फैक्टर आपका वेरी करता है, इसे ध्यान रखना है, और इसकी मदद से ही आउटपुट चेंज होता है। आउटपुट चेंज बिकॉज ऑफ ओनली वेरिएबल फैक्टर, एंड वाइल अदर फैक्टर्स यानी जो फिक्स्ड फैक्टर्स होंगे दैट विल रिमेन सेम। गॉट दैट पॉइंट? that will remain same, or you could say constant, or you could say fixed. Getting the point? Okay, we will take one example. Suppose for making the chair, chair is the output, and for making the chair we want labor, we want raw material, we want machinery. So your labor and raw material, we are taking this as variable factor, and machinery is the capital, so that's why we are taking this as fixed capital, fixed resource, fixed factor. ठीक है? So total product is 8 chairs. With the help of all the inputs, whether it is labor, raw material or machinery, we are able to make 10 chairs. So 8 chairs. 8 is our output. ठीक है? Okay. Now if I will add 2 more person, मतलब कि मैंने दो और लेबर को हायर किया, 2 और लेबर को मैंने यहाँ पर एम्प्लॉयड किया है। अब यहाँ पर सिर्फ लेबर चेंज हुआ है, जबकि आपका ये भी फिक्स है, जो लॉक्स है वो भी और एक्स्ट्रा, या रॉ मटेरियल भी एक्स्ट्रा नहीं खरीद रहे हैं और मशीनरी भी एक्स्ट्रा नहीं खरीद रहे हैं। अब हमने जो इन दो की मदद से, दो जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयड हुए हैं उनकी मदद से जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है, अब पहले जो 8 था वो 8 का हो गया है। कितने का हो गया है? अब पहले जो 8 था अब वो 12 हो गया है। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया है? 12 हो गया है। तो यहाँ पर बाय इंक्रीजिंग टू, अब हमने जैसे ही 2 लेबर को और बढ़ाया, आउटपुट इंक्रीज हो गया 8 यूनिट से 12 यूनिट तक। इसी को रिटर्न्स टू फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने जितने फैक्टर से उनमें से सिर्फ एक फैक्टर को वेरी किया, चेंज किया, और उसकी मदद से आउटपुट इंक्रीज हुआ है। तो किसकी मदद से हुआ है? सिर्फ एक फैक्टर की मदद से हुआ है, बाकी सारे फैक्टर फिक्स थे उस टाइम, इसलिए इसको रिटर्न्स टू फैक्टर बोलेंगे। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम समझने की कोशिश करते हैं क्या है। शॉर्ट में इसको एलवीपी लिखते हैं, एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ प्रोडक्शन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये लॉ क्या एग्जिबिट करता है, क्या एक्सप्लेन करता है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, जहां पर सिर्फ वन फैक्टर वेरी होता है जबकि अदर फैक्टर फिक्स रहते हैं। ये लॉ बताता है हमको कि जो आउटपुट में चेंज हुआ है वो आपका द फर्म इंक्रीजेस, सिर्फ और सिर्फ चेंज हुआ है वेरिएबल फैक्टर के बदलने से, बाकी सारे फैक्टर्स को उस टाइम पे हम कांस्टेंट रखते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स चेंजिंग फैक्टर रेशियो। ये और क्या बताता है? ये बताता है इफेक्ट ऑफ द चेंजिंग फैक्टर रेशियो ऑन द आउटपुट। इस लॉ को लॉ ऑफ रिटर्न्स, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर के नाम से जाना जाता है। लॉ ऑफ रिटर्न्स, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर और रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर, ये सारे इसके अनदर टर्म्स है जिसको यूज करते हैं। सेम यहाँ बात है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोल लीजिए, लॉ ऑफ रिटर्न्स बोल लीजिए, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर बोलिए या रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर बोलिए, एक ही बात है। तो एग्जाम में अगर कुछ और दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर कि हमको कौन सा दे दिया उठा के, हमने तो वेरिएबल प्रोपोर्शन ही पढ़ा है। तो ऑल आर सेम थिंग। Then statement of law. Law of variable proportion states that as we increase the quantity of only one input, keeping other inputs fixed, total production initially increases at increasing rate, then at decreasing rate, and finally at a negative rate. अब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, जो हमारा टोटल प्रोडक्शन होता है, जब वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो जब हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं तो टोटल प्रोडक्शन इनिशियली हमारा इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, उसके बाद में टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, फिर टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है नेगेटिव रेट से। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, टेबल से समझेंगे और क्लियर समझ आएगा।
According to the law changes in total production and marginal production are classified into 3 phases. जो भी टोटल और मार्जिनल प्रोडक्शन में चेंजेस होते हैं वो 3 phases में होते हैं, और ये 3 phases ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये ऑपरेट करता है, इसका जो एजम्पशन है वो पहला ये कि ये लॉ ऑपरेट करता है शॉर्ट रन में. एज फैक्टर्स आर इसमें क्लासिफाइड किए जाते हैं फैक्टर्स को फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर से. ठीक है, क्योंकि कुछ फैक्टर्स वेरी हैं, वेरिएबल बोले जाते हैं, कुछ फिक्स्ड बोले जाते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता. डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर कैन बी कंबाइंड विद द फिक्स्ड फैक्टर. अब जब हम 1 लेबर यूज कर रहे हैं तब भी 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड यूज कर रहे हैं, 2 लेबर यूज कर रहे हैं तब भी हम 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड कर रहे हैं, मान लीजिए 15 लेबर यूज कर रहे हैं तब भी 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड यूज कर रहे हैं. तो कॉम्बिनेशन यहाँ पर वेरी करेगा ना, रेशियो वेरी करेगा फिक्स्ड फैक्टर के साथ में. चलिए, ये लॉ सिर्फ अप्लाई होता है आपके प्रोडक्शन में. कहाँ अप्लाई होता है? ओनली ऑन प्रोडक्शन. ओनली 1 फैक्टर इज वेरी. इसमें सिर्फ एक फैक्टर को चेंज करेंगे, वेरी करेंगे, जबकि बाकी सारे को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं. ऑल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस. अब आपके जो भी फैक्टर्स आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो जो भी इंक्रीज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, वो सारे होमोजीनियस होने चाहिए, सेम होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि एक आपने लेबर ले लिया, जिसको एक लेबर आपने ले लिया, इसमें मान लीजिए आपको डेली वेजेस लेबर चाहिए, एक ले लिया आपने अनस्किल्ड, ठीक है, दूसरा आपने स्किल्ड ले लिया, तो ये आपसे ज्यादा पैसे मांगने लगेगा इसके कंपैरिजन में, मांगेगा ना. तो आप क्या करोगे? लेबर की क्वालिटी सेम रखोगे. और यहाँ पर हम ये भी मान के चलते हैं जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है, टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है उस टाइम पर. ओके. ऑल द वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट. जितने भी वेरिएबल फैक्टर हैं, जितने भी आप लेबर हायर कर रहे हो, वो इक्वली एफिशिएंट है. यानी ऐसा नहीं है कोई एक बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है, किसी को कुछ नहीं आता है. एफिशिएंसी सब में इक्वल है. अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं दोबारा से वही चेयर वाला एग्जाम्पल, कि मान लीजिए सपोज अ फर्म हैज अ फैक्ट्री. एक फर्म है जहां पर एक फैक्ट्री है, ठीक है, उसके पास में मशीन है. तो फैक्ट्री तो हो गया आपका लैंड, ठीक है, ये भी फिक्स्ड फैक्टर है. मशीन हो गया कैपिटल, ये भी फिक्स्ड फैक्टर है. क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, फ्यू यूनिट्स ऑफ लेबर एंड प्रोड्यूसेस चेयर्स. और कुछ रॉ मटेरियल की मदद से, जैसे कि आपकी जो लॉग्स रखी हैं लकड़ियां, उनकी मदद से, और साथ ही साथ में लेबर की हेल्प से कुछ प्रोडक्शन किया गया है चेयर्स का. नाउ द फर्म वांट्स टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन ऑफ चेयर्स विद द हेल्प ऑफ लेबर. अब इन लेबर की मदद से और ये सारी फिक्स्ड फैक्टर की हेल्प से चेयर का प्रोडक्शन किया गया. अब प्रोड्यूसर ने 2 और लेबर को हायर कर लिया. जब 2 और लेबर को हायर किया तो यहाँ पर इंक्रीजिंग, यहाँ एक लेबर को बढ़ाया, आउटपुट ने क्या किया? इनिशियली टोटल आउटपुट इंक्रीजेस. तो जो आउटपुट इंक्रीज हुआ है वो इंक्रीजिंग रेट से हुआ है. उसके बाद में इंक्रीज किया है जो टोटल आउटपुट या टोटल प्रोडक्शन, वो आपका इंक्रीजिंग एट द डिक्रीजिंग रेट. फिर इवेंचुअली वो क्या हो गया? नेगेटिव रेट पर हो गया. यानी अब आपका टोटल प्रोडक्शन गिरना शुरू हो गया. तो इसको हम समझते हैं एक टेबल के थ्रू. यहाँ हमने फिक्स्ड फैक्टर लिया है, फिर हमने सेकंड कॉलम में वेरिएबल फैक्टर लेबर को लिया है, टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन हमने लिया. अब इनिशियली हमारे पास में लैंड है, एक मशीनरी है कोई भी, ठीक है. दूसरा हमारे पास वेरिएबल फैक्टर के नाम पर एक ही लेबर है. अब हम यहाँ टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन के सिनेरियो को समझेंगे. तो टोटल प्रोडक्शन 10 है, और जब 10 है तो इनिशियली मार्जिनल भी 10 ही रहता है, ठीक है. दूसरा, जब हमने फिक्स फैक्टर तो फिक्स ही रहेगा, जो 1 मशीन रहेगी. लेबर हमने एक और कर दी, प्लस एक और एम्प्लॉयड किया लेबर को. तो लेबर के बढ़ने पर अब आप देखिए टोटल प्रोडक्शन 30 हो गया, सीधा दुगना हो गया है. मतलब रेट उसका बढ़ा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा है. और मार्जिनल कैसे निकालेंगे? आप 30 माइनस 10 कर दोगे, आपके पास में 20 आ जाएगा. ये हो गया मार्जिनल प्रोडक्शन. फिर आपने फिक्स्ड फैक्टर 1 रहेगा अगेन. वेरिएबल फैक्टर आपने एक और एम्प्लॉयड कर लिया, लेबर को एक और एम्प्लॉयड कर दिया, एक और लेबर को. टोटल प्रोडक्शन 45 हो गया. अब आप देखिए मार्जिनल प्रोडक्शन कितना है? 15. यानी मार्जिनल प्रोडक्शन अब गिर गया. पहले 10 था, उससे 20 हुआ, बढ़ा है. फिर 20 से कम होकर 15 हो गया. फिर क्या हुआ कि आपने फोर्थ लेबर हायर किया, 52 हो गया टोटल प्रोडक्शन. और जब 52 में से 45 माइनस करेंगे, 7 हुआ मार्जिनल प्रोडक्शन. देन फिफ्थ लेबर के आ जाने से 52 आप, यानी टोटल प्रोडक्शन अब बढ़ा नहीं है, कांस्टेंट रहा है. जब टोटल प्रोडक्शन आप 52 में से 52 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा. आपको मार्जिनल कैसे निकालना है?
जिस यूनिट की आप बात कर रहे हैं उससे प्रीवियस से उसको माइनस कर दीजिए, 52 माइनस 52 0। यहाँ कैसे किया, 52 माइनस 45 दैट विल बी 7, इस तरीके से आएगा। अब 6th यूनिट अगर फिर भी लेबर हायर कर रहे हो, टोटल प्रोडक्शन नेगेटिव गिर गया, ठीक है, डिक्लाइन करने लगा। क्यों, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव हो चुका है। अब 48 माइनस 52 करोगे तो -4 ही आएगा, तो मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया, माइनस नेगेटिव हो गया। फिर आपने 7th लेबर को किया, फिर भी टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो आपका मार्जिनल प्रोडक्शन कितना आ गया, -3 आ गया। तो यहाँ पर 3 फेजेस बने। ये वाला इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन ये इंक्रीज रेट से इंक्रीज हुआ, और यहाँ तक आपका डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पर आपका नेगेटिव हो गया टोटल प्रोडक्शन। अब यहाँ पर ये जो दो चीजें हैं 10 से 20 का होना, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन का 10 से 30 होना बताता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, फेज 1 है इसे बोलेंगे। क्यों है इंक्रीजिंग रिटर्न, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है। ये जो आपका है दूसरा फेज जहां पर 15 7 और 0 आया है, यानी आपका जब रेट डिक्रीज होने लगा, इसको हम फेज 2 कहते हैं, और इसे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर कहेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है लेकिन रेट कैसा है, डिक्रीजिंग रेट से। थर्ड में आपका नेगेटिव हो गया, इसे हम बोलेंगे नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। क्यों, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव हो चुका है और इसकी वजह से टोटल प्रोडक्शन आपका डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है, इसलिए इसको बोलेंगे नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल, और ये है हमारा फेज 3। तो ये हमारे 3 फेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसको आप समझ सकते हैं 3 फेजेस कौन कौन से हैं। व्हेन टोटल प्रोडक्शन विल इंक्रीज एट द इंक्रीजिंग रेट, ये फेज 1 है। व्हेन टोटल प्रोडक्शन विल इंक्रीज एट द डिक्रीजिंग रेट, ये आपका फेज 2 है। व्हेन टोटल प्रोडक्शन विल गेट डिक्लाइन बिकॉज मार्जिनल प्रोडक्शन विल बी नेगेटिव, दैट इज व्हाई दैट फेज विल बी योर फेज 3। ओके, तो यहाँ पर आपने ये समझ लिए तीनों चीजें, इस टेबल से आप समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ये जितने मैंने स्लाइड्स आपको बताए एज इट इज आप 6 मार्क्स में इसको रख दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो एवरी एडिशन यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर एड्स मोर एंड मोर ऑफ द टोटल प्रोडक्ट। जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते चले जा रहे हैं, हमारा टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होता जा रहा है, टोटल प्रोडक्ट कब तक, 5th यूनिट तक, उसके बाद में डिक्रीज होने लग गया। तो इसीलिए टोटल प्रोडक्शन इनिशियली डिक्रीज किया है, इंक्रीज किया है इंक्रीजिंग रेट से, तो मार्जिनल प्रोडक्शन ईच फैक्टर ऑल्सो राइजेस, तब तक मार्जिनल प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, ठीक है। फिर आपने जैसे ही देखा कि आपका दूसरे फेज में आपका टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है लेकिन मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा एट द डिक्रीजिंग रेट, ठीक है, डिमिनिशिंग रेट से। क्यों, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्शन आपका फॉल्स कर जाएगा, कब तक करेगा, 0 तक करेगा, ठीक है। इसके बाद में आपका जो एडिशन है वेरिएबल फैक्टर जो आप ऐड कर रहे हो, तो आइए आपके आउटपुट को कम कर रहा है। देखो 52 से 48 हो गया, कम हो गया ना, टोटल प्रोडक्शन कम होने लगा। क्यों हुआ, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्शन आपका यहाँ पर नेगेटिव हो गया, इसलिए टोटल प्रोडक्शन डिक्लाइन करेगा। इसे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं और समझ आएगा। एक्स एक्सिस पे यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर और दोनों जगह, और इस वाले वाई एक्सिस पर मार्जिनल प्रोडक्शन, और ऊपर वाले वाई एक्सिस पर हम लेंगे टोटल प्रोडक्शन। देन आप जब इसका डायग्राम बनाओगे विद द हेल्प ऑफ द टेबल, तो इनिशियली ये कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, ठीक है। कह सकते हो आपका कि इनवर्सली एस शेप का हो जाता है कुछ कुछ। तो यहाँ तक एक शेप आया, फिर यहाँ से उसने मोड़ लेना शुरू किया, फिर वो ऐसे आया। अब यहाँ पर जहां से वो चेंज कर रहा है अपना शेप, ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसे में है, फिर वहां से फिर ऐसे में, तो ये शेप चेंज करा ना उसने यहाँ पे। तो यहाँ तक जो आपका पॉइंट रहेगा, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो ए पॉइंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका टोटल प्रोडक्शन अपने शेप को बदल रहा है, इसलिए इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और यहाँ पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है, जहां पर इस ए पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे, वहीं नीचे आके मार्जिनल प्रोडक्शन को अगर आप देखें तो इसे हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। फिर इसके बाद में बी पॉइंट, जहां पर टोटल प्रोडक्शन हमारा मैक्सिमम हो जाता है और उस टाइम पर मार्जिनल प्रोडक्शन हमारा कैसा हो जाता है, यहाँ पर 0 हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ देखिए वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर है ना, विच मीन्स कि ये 0 है। अब आगे आप देखिए कि टोटल प्रोडक्शन फॉल करने लगा, गिरने लग गया, डिक्लाइन हो गया, तो इसके बाद में मार्जिनल प्रोडक्शन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे जाना शुरू हो जाएगा। क्लियर है।
तो ये वाला फेज आपका फर्स्ट फेज हुआ, ये सेकंड फेज हुआ, ये थर्ड फेज हुआ। यहाँ तक आपका टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है एट द इंक्रीजिंग रेट। सेकंड फेज में आपका टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है एट द डिक्रीजिंग रेट, और थर्ड फेज में टोटल प्रोडक्शन फॉल करने लगा, डिक्लाइन करने लगा। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक द डायग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। गॉट इट? तो ये आपका इन शॉर्ट टेबल है, उसकी हेल्प से आप ये डायग्राम बना कर आएंगे, देन यू विल गेट 100% मार्क्स, 100% ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। मतलब अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो 6 पूरे मिलेंगे आपको। ठीक है, ये फेजेस आप समझ सकते हैं, अभी एक्सप्लेन किया है कि ओ से ए तक आपका ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पर सेकेंड यूनिट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। एमपी भी इंक्रीज कर रहा है, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से। फेज 2 डिमिनिशिंग रिटर्न्स, क्यों? टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट से, मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज करने लग जाएगा। ठीक है, ए से बी तक, ठीक है, यानी 5th यूनिट तक। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? जब नेगेटिव रिटर्न से टोटल प्रोडक्शन गिरेगा, मार्जिन प्रोडक्शन नेगेटिव हो जाएगा, और आपका बियॉन्ड चला जाएगा आपके एक्स एक्सिस के, नेगेटिव आने लग जाएगा, और ये हमारी 7th यूनिट तक होगा। ओके, सो दिस इज अवर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। फेज 1 में क्या है आपका? वेरिएबल के चेंज होने से आउटपुट बदला है, ठीक है, जहां पर टोटल प्रोडक्शन और मार्जिन प्रोडक्शन दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। फेज 2 में वेरिएबल फैक्टर के बदलने से टोटल प्रोडक्शन आपका कैसा हुआ है? इसको टोटल प्रोडक्शन आपका इंक्रीज हुआ है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। थर्ड फेज में आपका टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज करने लग जाएगा क्योंकि एमपी फॉल हो जाएगा। तो एक जो रैशनल पर्सन है नॉट चूज टू प्रोड्यूस इन दिस फेज, ना तो प्रोड्यूसर इस फेज तक रुकेगा, ना इस फेज में जाएगा थर्ड फेज में, वो क्या करेगा? वो सेकंड फेज को करेगा। दिस स्टेज इज मोस्ट रेलिवेंट स्टेज ऑफ ऑपरेशन फॉर अ फैक्टर, यानी जो सेकंड फेज है ये एक रेलिवेंट फेज होता है, एक यहाँ तक जो प्रोडक्शन है वो किया जाता है बाय द प्रोड्यूसर। तो बोलेंगे सबसे ज्यादा अच्छा फेज कौन सा है तीनों में से? सो दैट विल बी सेकंड फेज, जहां पर एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करना चाहता है। Okay, this is the best phase, second. Okay, so thank you so much. That's all for today's videos. We will meet in the next video with the new topic. Till then, keep learning and keep practicing.